रमीज़ राजा ने मुझे ब्लैकमेलर भी करार दिया और उसने कहा जी मैं एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म करता हूँ। वहाँ पे माजिद भट्टी साहब हैं, जी हाँ, वहाँ पे याहिया हुसैनी साहब हैं। दोनों ऑप्शन ये आते हैं आपकी पतलून उतारने के लिए, उतार के बड़े खुश होते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर थोड़ी के बाद उसकी पतलून उतारते हैं, फिर तीसरे से हाथ मिला लेते हैं। मगर मुझे ये पता है कि ये ब्लैकमेल ज़रूर करते हैं, प्लेयर्स के लिए एजेंडा बेस्ड अपना रिपोर्टिंग करते हैं ज़रूर। कि आपके इस यूट्यूब चैनल से भी चैलेंज करता हूँ। हाँ, मैंने अगर ये कहा है कि सरफराज अहमद को गलत आपने सिलेक्ट नहीं किया तो ये तो एजेंडा बेस नहीं है। हाँ, अगर मैं कह दूँ कि रमीज़ राजा जो हैं वो चोर दरवाजे से आए, रमीज़ राजा इनकॉम्पिटेंट हैं, डिज़र्व नहीं करते, तो ये एजेंडा बेस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आपको मालूम है कि जिस तरह हमारा YouTube चैनल चल रहा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बहुत कुछ कीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बड़ी ही जानी पहचानी है, पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इनकी पहचान है। और आप भी जानते होंगे यकीनन, तो हमारे साथ माजिद भट्टी साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ इख्तिताम को पहुँच रही है, क्या कहेंगे, किस तरह की सीरीज़ को आपने देखा? देखें, अच्छी तगड़ी सीरीज़ हुई और ख़ास तौर पर इस होम सीरीज़ में हमें जिस तरह अबरार अहमद की शक्ल में एक अच्छा स्पिनर मिला, फिर सरफराज अहमद जो 4 साल से टीम से बाहर थे उसने कमबैक किया, और सरफराज अहमद के आने से आप देखें जब वनडे सीरीज़ शुरू हुई तो मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्मेंस दी। लेकिन जो ये पिछले अगर मार्च से लेकर अभी हम जनवरी में खड़े हुए, अगर इस पूरे अरसे का तज्ज़िया करें तो दुनिया की 3 बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान आई। मेरे ख्याल में रमीज़ राजा कहते थे कि ये बम्पर ईयर है, वाकई बम्पर ईयर है, लेकिन इस पे सोने पे सुहागा हो जाए अगर एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए। तो मेरे ख्याल में अब नजम सेठी साहब और उनकी टीम के लिए ये सबसे बड़ा टास्क है कि वो एशिया कप पाकिस्तान में लाने में कामयाब होते या नहीं होते, क्योंकि 2025 में पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी करनी है। लेकिन एक अच्छा क्रिकेट का मेला पाकिस्तान में सजा है। क्या ही अच्छा होता कि थोड़ी शेड्यूलिंग बेहतर होती। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो सबसे मेरे लिहाज से एक माइनस पॉइंट रहा कि वर्किंग डे पे सारे मैचेस करवा दिए गए, टेस्ट मैच भी सारे वर्किंग डे पे, वनडे मैचेस भी सारे वर्किंग डे पे। बड़ी अच्छी बात की आपने, रमीज़ राजा की भी बात की, लेकिन ये जो टेन्योर चेंज हुआ है 21-22 तारीख दिसंबर को जो टेन्योर चेंज हुआ है, पीसीबी के नए चेयरमैन वहाँ हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे, इस मौके पे होना चाहिए था या नहीं? देखें, ये रमीज़ राजा ने मुझे ब्लैकमेलर भी करार दिया और उसने कहा जी मैं एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म करता हूँ। वहाँ पे माजिद भट्टी साहब हैं, जी हाँ, वहाँ पे याहिया हुसैनी साहब हैं। दोनों ऑप्शन ये हैं जो आपके एक होता है ना एजेंडा बेस्ड इनके माइंडसेट, ये आते हैं आपकी पतलून उतारने के लिए, उतार के बड़े खुश होते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर थोड़ी के बाद उसकी पतलून उतारते हैं, फिर तीसरे से हाथ मिला लेते हैं। मगर मुझे ये पता है कि ये ब्लैकमेल ज़रूर करते हैं, प्लेयर्स के लिए एजेंडा बेस्ड अपना रिपोर्टिंग करते हैं ज़रूर। ये पाकिस्तान में रिवायत है, जब हुकूमत चेंज होती है वो नई हुकूमत अपना बंदा लेकर आते हैं। इस हुकूमत ने तो रमीज़ राजा को 8 महीने दे दिए। क्या ही अच्छा होता कि रमीज़ राजा एक बाइज़्ज़त एग्ज़िट उनको मिल गया था, खामोशी से चले जाते। लेकिन वो जिस तरह मीडिया में इस वक्त बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके शायन शान नहीं है। लेकिन जो आप पे तनकीद की, जिस तरह आपको कहा कि एजेंडा बेस करते हैं, क्या हकीकत में ऐसा है? मैं तो एक जिस टीवी चैनल पे उसने ये बात की थी वहाँ जाके मैंने रमीज़ राजा को चैलेंज किया था, और अभी आपके इस यूट्यूब चैनल से भी चैलेंज करता हूँ। हाँ, मैंने अगर ये कहा है कि सरफराज अहमद को गलत आपने सिलेक्ट नहीं किया तो ये तो एजेंडा बेस नहीं है। अगर मैंने असद शफीक की बात की है, मैंने फवाद आलम की बात की है, मैंने मोहम्मद आमिर की बात की है, प्लेयर्स पे अगर मैंने बात की है तो ये एजेंडा नहीं है। हाँ, अगर मैं कह दूं कि रमीज़ राजा जो हैं वो चोर दरवाजे से आए, रमीज़ राजा इनकॉम्पिटेंट हैं, डिज़र्व नहीं करते, तो ये एजेंडा बेस है। लेकिन जाहिर है वो बड़े आदमी हैं, जो चाहे कह लें, लेकिन मेरा तो सवाल ये कि कोई एक सबूत तो दें कि रमीज़ राजा जो हमें एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म की हमारी बातें कर रहे हैं, तो मेरे पास तो उनके बहुत सारे मैसेजेस हैं। मेरी तो आज से नहीं, 1984 से इसी नेशनल स्टेडियम के पास ये नेशनल कोचिंग सेंटर है,
यहाँ खान मोहम्मद साहब ने कैंप लगाया हुआ था और पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स सलीम मलिक, वसीम अकरम, आमिर मलिक, रमीज़ राजा, मोहसिन कमाल सब वहीं ठहरे हुए थे। वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई थी और मेरे से तो बड़ा उनका हंसी मजाक किए वो, लेकिन ये क्यों कह गए, या तो इमरान खान को खुश करने के लिए जियो को उन्होंने टारगेट किया, लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा बिलो द बेल्ट था। मुझे अफसोस हुआ उनकी बात सुन के। बिल्कुल अफसोस भी होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की बातें मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा पुराना रिलेशनशिप है आपका रमीज़ राजा से, और थोड़ा बहुत तो हमें भी जानते हैं, जाहिर सी बात है, इतना अर्सा तो हमें भी हो गया। लेकिन बड़ी साहब ये बताइए, क्योंकि सीरीज़ को हट के सिर्फ ये जो इश्यूज़ खड़े हुए हैं, जिस तरह अभी इंडिया के जो ये इश्यूज़ चल रहा है PCB चेयरमैन के हवाले से, इसके हवाले से क्या कहना है? देखिए, ये हमारे अपने लोग ही इन चीज़ों को उछाल रहे हैं ना। ये देखें, बाबर आजम के बारे में भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है, उसमें भी कि जी कप्तानी से हटा दें। फिर PCB में रिजीम चेंज हुआ ड्यूरिंग सीरीज़। इंडिया के ये एशिया कप का मामला है, दूसरे मामला आते हैं, तो मेरे ख्याल में इन प्लेयर्स को भी क्रेडिट जाता है कि इन बुरे हालात में साइड लाइन पर जो मामला चल रहे थे, ये ग्राउंड में जैसी भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बहरहाल प्लेयर्स को तो क्रेडिट जाता है। लेकिन हमें एज ए जर्नलिस्ट हमें भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सारी चीज़ें वहाँ से गलत नहीं हो रही, कुछ हम भी गलतियाँ कर रहे हैं। नहीं, आप जो गलती कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि कराची की आवाज़ आप उठा रहे हैं, और ख़ास तौर पे कराची के जो कप्तान है सरफराज अहमद के लिए जितनी आवाज़ आपने उठाई, नो डाउट आपके इशाना बशाना हम लोग भी थे शामिल, लेकिन आपकी आवाज़ वहाँ तक सुनी गई जिसका जवाब आया रमीज़ राजा की सूरत में। यकीनन कराची की आवाज़ उठाने के लिए लोगों की कम तादाद नहीं हो गई? मेरे ख्याल में आजकल वो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि लिखने वाले या बोलने वाले कम हो गए लोग हमारे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा साफ़गो हूँ, लेकिन आजकल लोग रिलेशंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय ये कि हकीकत पसंदी पे। तो अगर 2 लोग किसी के फेवर में बोलते हैं तो 4 लोग जाके उसको बताते हैं कि यार देखें फ़लाँ ने आपके बारे में ये बात कर दी। तो मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट ये नहीं कि किसी के कहने पे लिखें, लेकिन अगर सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हकायक रिपोर्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये नई जो हमारी जर्नलिज्म में एक पौधा आ गई है, इस पर मुझे ये शिकवा है कि बहुत सारे मामलात हाईलाइट हो रहे हैं और बहुत सारे हाईलाइट होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो ये भी गलत चीज़ है। मेरे ख्याल में माजी में ऐसा नहीं होता था, हम लोग ख़बर के चक्कर में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। आजकल ये है कि मैं जाफ़र हुसैन को गिरा दूँ, मैं काशिफ फारूकी से आगे निकल जाऊं, तो ये मतलब एक अजीब व गरीब खींचातानी है। थोड़ा सा अफसोस होता है मुझे कि थोड़ा जर्नलिज्म का स्टाइल मेरे ख्याल बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। भट्टी साहब, आखिरी सवाल आपसे करूँगा। आज जो ग्राउंड के अंदर हुआ, काफ़ी अरसे बाद हमने देखा कि एक शायकीन अपने फ़ैन से मिलने आया, फ़ैन अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने आया, तो इसको आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी बीच कहेंगे या फिर फ़ैन की मोहब्बत कहेंगे? देखिए, वो बेचारे बच्चे जो थे, मुझे बाद में अफसोस भी हुआ, वो गए तो मासूमियत से थे, लेकिन ये जो सीरीज़ हो रही है इसमें देखें कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी ब्रीच इस लिहाज से कि खुदा न खास्ता कोई अगर ख़ुद कुछ बम्बार अंदर चले जाए और कोई ऐसी हरकत हो जाए कि पहले 11 साल बाद हमारे मुल्क में क्रिकेट आई थी, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के जो अहलकार हैं उनको भी ज़िम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है, और थोड़ी सी जो तमाशाई हैं उनको भी बेहतरी दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल पुलिस ये कि कोई हार्श एक्शन ले, थोड़ा सा डांट डपट करके, अगर IG साहब या पुलिस के बड़े अफसरान सुन रहे हैं तो बजाय ये कि मारपीट भी उनको कर दी, उन्होंने मोबाइल में भी ले गए, थाने में भी बंद कर दिया, तो मेरे ख्याल में अगर इस मामले को रफा दफा कर दें और उनको वार्न कर दें, अंडरटेकिंग ले लें उनकी फैमिली से, तो ये कि आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी, नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा चारों तरफ जाले लगे हुए, ये आए कहाँ से? देखिए, वो दुबले पतले बच्चे हैं, हमारी तरह नहीं है। किसी ने हाथ रखा होगा, जो पहला बच्चा गया था उसने तो जूते भी नहीं पहने हुए, तो इसका मतलब है किसी ने उसको सहारा दिया, वो कूद के फेंसिंग अंदर आ गया। बाहर के मुल्क में तो होता है, लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जिस तरह हमारे मुल्क में क्रिकेट वापस आई है, तो थोड़ी सी हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। जिस तरह सिक्योरिटी ने उस बच्चे के साथ अपना रवा रवी पेश की, अगर इस जगह पे कोई खातून भागती हुई जाती तो क्या होता? खातून पाकिस्तान में चली जाती तो ये तो फिर बहुत बड़ी खबर बनती, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन ये तो हम बाहर देख रहे हैं, अंदर तो फिर खातून के साथ भी यही ट्रीटमेंट होनी है। ये थे हमारे साथ भट्टी साहब, और देखिएगा हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मशहूर कर दीजिएगा। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।